हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य की विधायिका। तो राज्य की विधायिका के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा चैप्टर है 29, यानी कि लास्ट के 28 चैप्टर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डील किया है। तो इन चैप्टर्स में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे। और अभी हम लोग किसके क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। तो देखिए, यहाँ जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट का क्वेश्चन था, सेम उसी तरह से यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का क्वेश्चन आएगा। एंड स्टेट के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट में हम लोगों ने ऑलरेडी गवर्नर का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, चीफ मिनिस्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो अगर आप लोग इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देख लेंगे, इस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे, तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इन लेक्चर्स को देखने के लिए, इन क्वेश्चंस के सीरीज़ को देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। तो आज स्टेट लेजिस्लेचर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, A bill pending in the legislature of a state shall not lapse by reason of the prorogation of the house or houses thereof। यानी कि एक बिल जो पेंडिंग लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के समक्ष वो लैप्स नहीं करेगा अगर हाउस का प्रोरोगेशन हो जाता है तो। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। यानी कि एक बिल जो कि पेंडिंग है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के समक्ष और उसे पास नहीं किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा अगर असेंबली का डिसोल्यूशन हो जाता है तो देखिए, यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो जिस प्रकार से हम लोगों ने पार्लियामेंट में डिस्कस किया था, पार्लियामेंट में क्या था? लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर कोई बिल राज्यसभा में आती है तो राज्यसभा से वो बिल पास नहीं होती है एंड लोकसभा तक नहीं पहुंचती, तो वो बिल लैप्स नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई बिल राज्यसभा में आती है एंड कोई बिल लोकसभा में आती है और लोकसभा लैप्स कर जाती है, तो ये जो बिल है, पर्टिकुलर बिल, वो लैप्स कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को देखा था कि अगर कोई भी बिल हो, अगर वो लोकसभा तक नहीं पहुँचती है, लोकसभा उसे टच नहीं करती है, तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ से बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाए, तो वो बिल फिर लैप्स नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ राज्य में भी होता है। तो राज्य में भी अगर कोई बिल है और वो पास नहीं किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर जाती है, तो वो बिल लैप्स नहीं करेगी। तो हमारा स्टेटमेंट 2 तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला नॉट बीन पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे प्रोरोगेशन वर्ड यूज़ किया गया, ना कि रिजोल्यूशन। तो प्रोरोगेशन का मतलब ही क्या होता है कि बिजनेस का सेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि एक सेशन कंप्लीट हो गया है तो कुछ समय के लिए सेशन को टर्मिनेट करना। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसलिए यहाँ पे भी कोई भी बिल लैप्स नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट 1 भी हमारा यहाँ करेक्ट है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल और फॉर द क्रिएशन ऑफ सच अ काउंसिल इन द स्टेट हैविंग नो सच काउंसिल। यानी कि पार्लियामेंट लॉ के द्वारा अबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो, या तो फिर वो क्रिएट भी कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट, द टोटल number of members in the legislative council of a state having such a council shall not exceed 1/2 of the total number of members in the legislative assembly of that state। यहाँ पे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो टोटल नंबर होगा मेंबर्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर के हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा, पार्लियामेंट क्या करती है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम में इजीली इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका सेम पार्लियामेंट में जैसा होता है वैसा ही यहाँ पे भी होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी। तो इसको आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ईजी होगा चैप्टर्स को समझना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, लेकिन कब बनाती है? फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है। लेकिन जो लॉ बनाया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएशन के लिए, वहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास कराया जाता है, किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एक रिजोल्यूशन पास कराएगी स्पेशल मेजोरिटी से, यानी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग,
वहाँ पे होंगे मेंबर्स के, उससे रिजोल्यूशन पास कराया जाएगा और रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग फिर पार्लियामेंट वहाँ पे लॉ के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन करेगी या एबोलिशन करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे तो जो टोटल मेंबर होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो वहाँ पे 1/2 एक्सीड नहीं होता है। यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है 1/3, यानी कि 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए और कम से कम वहाँ पे मिनिमम स्ट्रेंथ फिक्स किया गया है। मिनिमम कितने होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1/3 होगा, तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिसाइड्स अदर मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो अपर चैम्बर है स्टेट लेजिस्लेचर का, वहाँ पे कौन कौन से मेंबर और होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के अलावा। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, 1/12 इलेक्टेड बाय द टीचर्स इलेक्टोरेट, 1/3 इलेक्टेड बाय द म्यूनसिपैलिटीज, 1/12 इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स। सेकेंड है हमारा अपर चैम्बर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर चैम्बर का मतलब हम सबको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड अपर चैम्बर अपर हाउस किसको कहते हैं हम लोग, सेंटर पे राज्यसभा को, उसी प्रकार से यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाती है। तो वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। सेकेंड हमारा 1/12 इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, 1/12 इलेक्टेड बाय द वुमेन एंड 1/3 इलेक्टेड बाय द ट्रेड यूनियंस एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। थर्ड ऑप्शन है हमारा 1/12 इलेक्टेड बाय वुमेन, 1/12 elected by municipality and other local bodies, 1/3 elected by the teachers electorate, and D हमारा 1/3 elected by the people, 1/12 elected by the registered graduate, 1/12 elected by the cooperative banks, women's organization and other cooperative bodies। देखिए जहाँ पे भी इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको बस एक कीवर्ड को पकड़ना है जो कि यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, यानी कि ऐसे में आपको एक ऐसा वर्ड जरूर दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए रटने की कोशिश नहीं करनी है कि यहाँ पे ये होते नहीं होते, कौन नहीं होते, यहाँ पे आपको उस वर्ड को पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने इतना पढ़ा लेकिन कहीं पे भी वुमेन को सेपरेट इलेक्शन के लिए नहीं दिया गया कि सेपरेटली वुमेन ही इस बॉडी के या यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है उस मेंबर को इलेक्ट करेगी, तो सेपरेटली यहाँ पे वुमेन का बात नहीं आता। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में भी हमारा दिया 1/12 इलेक्टेड बाय द वुमेन, थर्ड ऑप्शन में भी हमारा दिया 1/12 इलेक्टेड बाय द वुमेन, एंड फोर्थ में भी हमारा दिया गया 1/12 इलेक्टेड बाय द कोऑपरेटिव बैंक्स, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में कहीं भी हमारा डील नहीं किया गया, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो अपर हाउस होते हैं, अपर चैम्बर होते हैं, उसमें इलेक्ट किस प्रकार से किया जाता है, 1/12 होते हैं, टीचर इलेक्टोरेट इलेक्ट करते हैं, 1/3 इलेक्शन जो होता है वो म्यूनसिपैलिटी या लोकल बॉडीज़ के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और 1/12 रजिस्टर्ड ग्रेजुएट इलेक्ट करते हैं। देन जो 1/3 मेंबर होते हैं, यहाँ पे 1/3 और मेंबर होते हैं, 1/3 मेंबर होते हैं, उससे लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पर्सन वहाँ पे मेंबर नहीं है उसको इलेक्ट कराया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। और फिर यहाँ पे कुछ मेंबर्स होते हैं जिसका नॉमिनेशन कौन करती है, गवर्नर, यानी कि जिसको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए लिटरेचर का, साइंस का, आर्ट्स का, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द कोरम टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी। देखिए कोरम कहाँ पे होता है, सेंटर पे भी कोरम होता है एंड स्टेट भी कोरम होता है। कोरम यानी कि मिनिमम नंबर जिसके बिना कि वहाँ का मीटिंग नहीं हो सकता, तो मिनिमम नंबर उतने चाहिए मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। तो सेंटर पे हमारे कितने थे, 10% थे, टोटल जो मेंबर है उसके 10%, यानी कि हमारे लोकसभा में 55 मेंबर चाहिए थे। तो देखिए उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कितने होना चाहिए, यहाँ भी 10% होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 30 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप विच एवर इज लेस। बी हमारा 1/2 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सी हमारा 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, एंड डी हमारा 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप विच एवर इज मोर। देखिए यहाँ 1/2 तो होगा नहीं, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इतने मेंबर का जरूरत हो तो बहुत बार मीटिंग कंडक्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे 1/10 चाहिए जिस तरह सेंटर पे होता है, तो 1/10 आपका ऑप्शन सी में है एंड 1/10 आपका ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन ए एंड बी तो एलिमिनेट हो जाएगा। देन हमारा ऑप्शन सी और डी में कौन सा करेक्ट होगा, 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप विच एवर इज मोर, यानी कि 10 मेंबर होने चाहिए या तो 1/10 होने चाहिए। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। असेसन एंड रीजन दिया गया है हमारा। अ बिल विच इज इनेक्टेड एंड पाउट इनटू ऑपरेशन वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसिडर्ड फंड ऑफ इंडिया फंड ऑफ अ स्टेट मस्ट हैव बीन रिकमेंडेड बाय द गवर्नर टू अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बिल, यानी कि एक ऐसा बिल जो कि
लाया जाता है जिसमें कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो, यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की जाए कि वहाँ से एक्सपेंडिचर होगा, वैसा कोई भी बिल गवर्नर हाउस के समक्ष लाते हैं, यानी गवर्नर रिकमेंड करके हाउस के समक्ष लाते हैं। रीज़न हमारा सच अ बिल कैन नॉट बी पास्ड बाय हाउस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बिल, यानी कि ऐसा कोई भी बिल गवर्नर के रिकमेंडेशन के बिना पास नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप कंसिडरेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हम लोग मनी बिल की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मनी बिल या अप्रोप्रिएशन जो बिल होता है तो उसके लिए कंसिडरेटेड फंड ऑफ इंडिया की ज़रूरत होती है और यहाँ पे गवर्नर का रिकमेंडेशन मस्ट होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड बी भी उसको फुलफिल कर रहा है, क्योंकि गवर्नर के कंसिडरेशन के बिना बिल को पास नहीं किया जा सकता। तो बी भी हमारा रीज़न भी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे असर्शन रीज़न एक दूसरे रीज़न जो है असर्शन को फुलफिल भी कर रहा है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टेटमेंट देखना है हमें और यहाँ करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है? अ बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट में, यानी कि एक ऐसा बिल है जिसको गवर्नर कंसिडरेशन के लिए रखते हैं प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं उसमें? फर्स्ट हमारा गिव हिज असेंट टू द बिल, सेकेंड हमारा विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, थर्ड हमारा वीटो द बिल एंड फोर्थ हमारा डायरेक्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू रिटर्न इट टू द हाउस फॉर रिकंसिडरेशन। तो देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट हमारा होगा ही, क्योंकि वो बिल को असेंट तो दे ही सकते हैं। तो जहाँ पे फर्स्ट नहीं आप उसको पहले एलिमिनेट कीजिए, बी भी एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। देन सेकंड तो हमारा सही है क्योंकि सेकंड आपके सब ऑप्शन में भी है एंड वो असेंट को विथ होल्ड कर सकते हैं। थर्ड देखिए, अगर आप थर्ड देखेंगे तो वीटो द बिल, कहीं भी हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि वीटो कर सकते हैं प्रेसिडेंट उस बिल को। तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ईजिली हमारा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है स्टेट के पास गवर्नर के द्वारा, यानी गवर्नर रिकंसिडरेशन भेज सकती है अगर उसको प्रेसिडेंट कहें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर एक बार गवर्नर बिल को भेज देती है प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए, वहाँ पे फिर गवर्नर का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं हो जाता है, फिर उसमें जो भी डिसीजन होगा वहाँ पे प्रेसिडेंट लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव विधान परिषद? मीन्स निम्न में से कौन से स्टेट के पास विधान परिषद नहीं है? बिहार के पास तो है, महाराष्ट्र के पास भी है, यूपी के पास भी। ये विधान परिषद कहाँ पे नहीं है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के पास विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या है? नो डिस्कशन कैन टेक प्लेस इन लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court as per provision of Constitution of India, यानी कि कोई भी डिस्कशन नहीं लाया जा सकता लेजिस्लेचर में अगर वहाँ पे कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का कोई कंडक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग, यानी कि कोई भी डिस्कशन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कोई कंडक्ट करते हैं वहाँ पे। तो सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन टेकन प्लेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेजिस्लेचर में, स्टेट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में कि हाई कोर्ट के जजेस के रिगार्डिंग वहाँ पे वो डिस्कशन कर सकते हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा प्रोवाइड किया है कि कोई भी डिस्कशन को नहीं किया जा सकता है हाई कोर्ट का डिस्कशन को स्टेट लेजिस्लेचर में। देखिए अगर आप स्टेटमेंट 1 देखेंगे या 2 देखेंगे, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि एक जगह पे आपसे ये कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में डिस्कस नहीं किया जा सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सेकंड कह रहा है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिस्कशन के लिए, यानी कि डिस्कस किया जा सकता है स्टेट के जज के रिगार्डिंग। तो देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो आप स्टेट के हाई कोर्ट के जज के लिए भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी का वायलेशन हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो स्टेटमेंट 1 और 2 तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया जा सकता है हाई कोर्ट के जजेस के एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी उनके कंडक्ट के लिए। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही स्टेटमेंट 2 को आप इनकरेक्ट करेंगे हमारा ऑप्शन ए, बी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमारा करेक्ट है, क्योंकि कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एनी प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोर्ट्स में इंक्वायरी नहीं की जा सकती है लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग पर। ये क्या है? हमारा कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द हाउस के बारे में बताता है। यहाँ पे कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द हाउस में ये कहा गया है कि उनको प्रिविलेज है कि उनके जो एक्ट होते हैं प्रोसीडिंग होती है उनकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती है कोर्ट में।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कैन पास अ रेजोल्यूशन टू अबॉलिश और क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट बाय अ, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की वो पास करती है रिजोल्यूशन को अबॉलिश करने के लिए या तो क्रिएट करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऑफ अ स्टेट बाय अ, मीन्स किस तरह के मेजोरिटी के द्वारा। तो देखिए इसको हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि यहाँ पे किस तरह की मेजोरिटी चाहिए होती है। फर्स्ट हमारा क्या है, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। सेकेंड है हमारा मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव प्रेजेंट एंड वोटिंग। सी है हमारा मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एंड फोर्थ हमारा क्या है, डी ऑप्शन है हमारा, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि रिजोल्यूशन पास होता है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी तो होगी नहीं, यहाँ हम लोग आराम से ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देते हैं एंड ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी की बात आई है, तो यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड ए एंड सी में हमारा कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये है कि मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये तो करेक्ट है। एंड सी मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ ये भी करेक्ट आपको लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मोस्ट अप्रोप्रिएटली देखेंगे, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता तो हम ऑप्शन ए को चूज़ कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जगह आप हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि मेजोरिटी होती है टोटल मेंबरशिप की लेजिस्लेटिव असेंबली की और वो मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। असर्शन एंड रीजन दिया गया हमारा। असर्शन क्या कह रहा है, गवर्नर कैन विथहोल्ड अ नॉन मनी बिल पास्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि गवर्नर विथहोल्ड कर सकते हैं अगर कोई नॉन मनी बिल पास होता है, तो यानी कि कोई सिंपल सा बिल पास होता है। रीज़न हमारा है गवर्नर आर एम्पावर्ड बाय द आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डू सो, यानी कि आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर को ये एम्पावर किया गया है इस तरह से विथहोल्ड करने के लिए कोई भी ऑर्डिनरी बिल को, यानी नॉन मनी बिल को। तो देखिए आर्टिकल 200 में क्या बताया गया है। फर्स्ट तो इसमें इसी के बारे में डील किया गया है, असेंट ऑफ बिल, यानी कि गवर्नर बिल को असेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, विथहोल्ड कर सकते हैं या रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या तो फिर प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो रीज़न हमारा करेक्ट है क्योंकि 200 में उनको एम्पावर किया गया है बिल के असेंट के लिए। एंड फर्स्ट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि वहाँ पे ऑर्डिनरी बिल को भी विथहोल्ड करके रख सकते हैं, तो हमारा असर्शन रीज़न यहाँ पे दोनों तो का करेक्ट है एंड रीज़न असर्शन को फुलफिल कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 200 में असेंट के बारे में बात की गई है और असर्शन में हमारा क्या है, विथहोल्ड यानी कि असेंट के बारे में बात की जा रही है इसमें भी, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे किसी भी स्टेट के लिए पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की बात नहीं की गई, यहाँ पे बात की गई है कि मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ हो सकता है या मिनिमम कितना हो सकता है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ हो सकता है, 500, यहाँ पे हमारा 500 मेंबर्स इसका स्ट्रेंथ है। अगर आप इस तरह क्वेश्चन को थ्रोली एक बार देख लें तो आप इजीली वहाँ पे एलिमिनेट करके चूज़ कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं होता है। देन यहाँ पे स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम कितने होते हैं, 60 और 500 के बीच में होने चाहिए किसी भी स्टेट के मेंबर। तो वहाँ पे डिपेंड किस पे करता है, वहाँ के पॉपुलेशन के साइज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने मेंबर होने चाहिए, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ तो मिनिमम 60 की बात की जा रही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हो गया या तो फिर सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, इन तीनों स्टेट में मिनिमम स्ट्रेंथ कितना रखा गया है, 30। एंड अगर आप मिज़ोरम को देखें यहाँ पे मिनिमम स्ट्रेंथ है हमारा 40 एंड नागालैंड का मिनिमम स्ट्रेंथ कितना है, 46। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ भी है एक्सेप्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली हम लोग देखते हैं 60 to 500 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, रिजर्वेशन ऑफ अ स्टेट बिल फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, यानी कि अगर किसी बिल को रिजर्व करके रखना है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, वो किसका डिस्क्रिशनरी पावर है, गवर्नर का। सेकेंड हमारा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एम्पावर्ड टू कीप अ बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज माइंड, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर नहीं किया गया है कि वो किसी भी बिल को बहुत लंबे समय के लिए इंडेफिनिट पीरियड के लिए रखें बिना अपने माइंड को एक्सप्रेस किए, यानी कि बिना उसके बारे में कुछ बताया, या तो आप रिकन्सिडरेशन के लिए भेजिए या तो फिर
उसको बिल को असेंट दे दीजिए, विथहोल्ड करके रखिए। तो यहाँ पे अपना माइंड के बारे में क्लियर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट एम्पावर्ड। यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो बिल को कितने भी समय के लिए पेंडिंग करके रख सकते हैं। यहाँ पे उनका क्या आ जाएगा, वीटो पावर आ जाएगा, यानी कि वो बिल के बारे में कुछ भी बिना बताए रख सकते हैं, जैसे कि वो सेंटर के बारे में यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ पे होता है पॉकेट वीटो, यानी कि आप रख लीजिए बिल को बिना उसके बारे में कुछ बताएं। उसी तरह प्रेसिडेंट यहाँ पे एम्पावर होते हैं कि वो बिना अपने माइंड को एक्सप्रेस किए हुए स्टेट का भी बिल को रख सकते हैं डेफिनेट पीरियड के लिए। तो सेकंड तो हमारा इनकरेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉट कह दिया गया है। ए हमारा करेक्ट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर, उनका ये अपना डिस्क्रिशनरी पावर होता है। यानी कि आर्टिकल 200 में ऐसा प्रोवाइड किया गया है कि गवर्नर के पास पावर है कि वो रिजर्व करके रखे किसी भी बिल को। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज टाइम लिमिट विद इन विच द नॉन मनी बिल हैज़ टू बी सेंट टू स्टेट लेजिस्लेचर बाय द गवर्नर फॉर रिकन्सिडरेशन। यानी कि वो टाइम लिमिट कितना है जबकि नॉन मनी बिल को भेजना होता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास गवर्नर के द्वारा। मीन्स गवर्नर अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं बिल को, तो टाइम लिमिट आपको बताना है कि कितने समय के बाद स्टेट उसको भेज सकती है। तो फर्स्ट हमारा 14 डेज, सेकेंड हमारा 1 मंथ, थर्ड हमारा 3 मंथ्स एंड डी हमारा नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। तो देखिए यहाँ पे अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास गवर्नर बिल को भेजती है रिकन्सिडरेशन के लिए, तो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम के बाद उस बिल को कंसीडर करती है या नहीं करती। तो यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बताया गया, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पे अगर मनी बिल की बात होती, नॉन मनी बिल की बात की, अगर मनी बिल की बात होती तो यहाँ पे भी गवर्नर को तो यहाँ पे असेंट देना ही होता है। लेकिन अगर मनी बिल को अगर आप भेजें लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, तो यहाँ पे 14 डेज़ का उन्हें टाइम दिया जाता है कंसीडर करने के लिए बिल को। एंड अगर वो बिल को रिकमेंड करते या नहीं रिकमेंड करते, यहाँ पे भी कंप्लीट पावर किसके पास आ जाता है, स्टेट असेंबली के द्वारा। मीन्स स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास। एंड अगर आप नॉन मनी बिल को देखें, यहाँ पे भी जो पावर होता है मैक्सिमम पावर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होती है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पावर नहीं होती है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास मैक्सिमम 4 मंथ का टाइम होता है, जिसके अंडर वो बिल को पास करते हैं या पास नहीं करते हैं। तो वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर होता है कि वो बिल को पास करे या नहीं करे। यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई भी स्पेसिफिक पावर नहीं दिया गया है किसी भी बिल के रिगार्डिंग, जैसा कि राज्यसभा को दिया गया है सेंटर पे ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पावर्स ऑफ गवर्नर रिगार्डिंग अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि नीचे जो दिया गया स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट नहीं है जो पावर है गवर्नर का उसके रिगार्डिंग। फर्स्ट हमारा ही मे गिव हिज असेंट टू बिल, सेकेंड हमारा ही मे विथहोल्ड द बिल, थर्ड हमारा ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड डी हमारा ही शैल हैव नो अल्टरनेटिव बट टू गिव हिज असेंट टू द बिल। यानी कि उनके पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होगा, उनको बिल को असेंट देना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट अभी हम लोगों ने आर्टिकल 200 में क्या डील किया था कि वो बिल को असेंट दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है, विथहोल्ड भी कर सकते, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी हमारा करेक्ट है क्योंकि वो बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी। तो यहाँ हमारा करेक्ट उसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.